डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन किया था, तो आज हम कुछ उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो थोड़े से अलग हैं उनसे जो हमने कल किए थे। तो देखो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमारे पास जो रिलेशन है यहाँ पे आर, वो किस पे डिफाइंड है? सबसे पहले सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है ए कोमा बी सच दैट a is less than equal to b square, a is less than equal to b square, इस तरह से डिफाइंड है। तो अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो अगर मैं इसको, इस रिलेशन को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर तो बहुत सारे होते हैं। कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है, और मेरे पास जो रिलेशन है, जो फॉर्मूला है रिलेशन का, वो ये डिफाइंड है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस तरह के नंबर्स मुझे भरने हैं। ठीक है, तो b मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 0। अगर मैंने a को 0 ले लिया, b को 0, b 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं a को सपोज 1 लेता हूँ तो b को मैं 2 ले सकता हूँ, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर मिल जाएगा मेरे को, 1,2। ठीक है, ऐसी 2,3 भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर मैं a को 2 रखता हूँ और मैं b को 3 रखता हूँ तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये वाला सेटिस्फाइड है। देखो, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी कि 9। तो ऐसे करते करते आप जितने मर्जी ऑर्डर पेयर बना लो और वो इन्फिनाइट बनेंगे, वो बनेंगे इन्फिनाइट, हम उनको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें? तो एक एक करके तो हम चेक नहीं करने वाले भाई। हर एक रियल नंबर के लिए हम 1,1 ढूंढेंगे, 2,2 ढूंढेंगे, तो ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो इम्पॉसिबल है करना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें लगता है कि प्रूव नहीं होगा तो हम उस केस में काउंटर एग्जांपल देंगे। तो जैसे सबसे पहले देखो, रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव में देखो हमें क्या प्रूव करना होता है, 1,1, 2,2 इस तरह के नंबर प्रूव करने होते हैं कि ये आर में है। ठीक है, तो यानी कि इन जनरल a, जो है वो आर में होना चाहिए, a, आर में होना चाहिए। अब a, आर में कब होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो b की जगह पे मैंने a भर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, a लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि a, इस आर में तभी आएगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगी, यानी कि रियल नंबर जो है वो उसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। अब क्या ये जरूरी है कि रियल नंबर अपने स्क्वायर से छोटा होगा? इसके बारे में हम सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखो एग्जांपल लूं एक, मान लो मैंने a को 1/2 ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं कि 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा। तो 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/4। तो इसमें पुट करके देखो जरा क्या बनता है ये, 1/2 लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 1/4। तो ये तो 0.5 होता है 1/2, और 1/4 कितना होगा, 0.25। ठीक है, तो इसका मतलब ये 0.5 तो 0.25 से छोटा होता ही नहीं, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया, a इज इक्वल टू 1/2, जिसके लिए a, जो है वो आर में प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब 1/2, 1/2 जो है वो आर में प्रेजेंट नहीं है। क्यों प्रेजेंट नहीं है, इसकी रीजनिंग भी लिख देता हूँ। क्योंकि इस केस में 1/2 जो है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 बन जाएगा, तो नंबर छोटा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, हमें एक एग्जांपल मिल गया ऐसा। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने करना है सिमेट्रिक। ट्रिक के लिए डेफिनेशन क्या होती है? सिमेट्री की डेफिनेशन है, अगर a कोमा बी आर में है तो हमें शो करना होता है b कोमा ए भी आर में है, b कोमा ए भी आर में है। तो लेट शुरू करते हैं यहां से, a कोमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब a कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है b कोमा ए आर में भी है, b कोमा ए भी आर में है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है b लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे पास, हमने ऐसे नंबर सोचने हैं a और b, अगर a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो तो b भी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज, इससे ये चीज बनानी है हमको। तो ये चीज हमें दिख तो नहीं रही कि ये बन जाएगी, तो हम इसका काउंटर एग्जांपल सोचते हैं। मतलब काउंटर एग्जांपल का मतलब है कि हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं a और b जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई ना करें, इन दोनों को। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, इसका उल्टा सोचता हूं। उल्टा मतलब मैं मान लेता हूं b इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, b इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। क्लियर है? मैंने उल्टा सोच लिया ताकि मैं काउंटर एग्जांपल ढूंढने में दिक्कत ना आए। तो इस हिसाब से b और a सोचो। तो b को मैंने मान लिया सपोज 2 मान लिया, और a को मान लिया, b को हम मान लेते हैं, b को 4 मान लेते हैं। चलो b को 4 मान लिया, और a को हम मान लेते हैं 1। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब 4 पुट करोगे तो 4 जो है a का स्क्वायर 1 है, तो 4 1 से बड़ा हो गया। अब ये चीज जो हमें a और b मिले, ये इसको तो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। a, इस कंडीशन को a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर को, इसको देखता है कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो 1 लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 16, तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें काउंटर एग्जांपल मिल गया। यानी कि 1,4, 1,4 तो आर में है। क्यों आर में है? क्योंकि जो कंडीशन है हमारे पास आर की वो सेटिस्फाइड है यहाँ पे, 1 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बट 4,1 जो है वो आर में नहीं है। क्यों आर में नहीं है? क्योंकि कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। कंडीशन क्या है? 4 जो पहला नंबर है वो लेस देन इक्वल टू दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये तो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसका मतलब हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया एक। ठीक है, तो 1,4 जो है वो आर को बिलोंग करता है, बट 4,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम ट्रांजिटिव करते हैं। नेक्स्ट, बिल्कुल इसी तरह से हम उसमें भी एग्जाम। तो ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है? a कोमा बी अगर आर में है एंड b कोमा सी आर में है, तो हमें क्या शो करना होता है? a कोमा सी बिलोंग्स टू आर, a कोमा सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि अब a कोमा बी आर बिलोंग्स टू आर का मतलब फॉर्मूला क्या है? a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, एंड b कोमा सी बिलोंग्स टू आर का मतलब b लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। दिस इंप्लाइज a कोमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब a लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यानी कि ये चीज हमारे पास गिवन है सारी, और ये मुझे प्रूव करनी है, ये वाली चीज। तो फिर से ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये सेटिस्फाइड होगा, तो काउंटर एग्जांपल सोचते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 3 नंबर सोचने हैं ए बी सी, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे बट इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे। तो फिर से इस कंडीशन का उल्टा कर दो। तो कंडीशन का उल्टा क्या हो जाएगा? ए ग्रेटर देन सी स्क्वायर। क्लियर? अब ए और सी ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो सपोज मैंने ए को ले लिया 4
और c को मैंने ले लिया 1, c को मैंने 1 ले लिया, क्योंकि अगर मैं 4 पुट करता हूँ c का स्क्वायर 1, तो 4 1 से बड़ा होता है। अब हमने b एक ऐसा नंबर लेना है जो बीच में नंबर छोड़ गया b, जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, इन दोनों कंडीशंस को। ठीक है, तो अब b कैसा सोचे, तो देखो इस हिसाब से लो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो, यानी कि 4 लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर होना चाहिए, और साथ में जो b है वो लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर यानी कि 1 होना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, b को नेगेटिव नंबर चूज कर लेते हैं। हाँ जी, b को अगर हम -3 ले लें, b को अगर -3 ले लें, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर, और b यानी कि -3 लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 4 लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा, और -3 लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। काउंटर एग्जाम्पल क्या मिल गया इन तीनों एबीसी के लिए, और वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल ये है कि 4 कोमा -3 बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 4 जो है लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है -3 कोमा 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि जो -3 है वो लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर है। बट 4 कोमा 1 जो है वो आर को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसका रीजन क्या है, 4 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर होना चाहिए था, वो नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये काउंटर एग्जाम्पल मिल गया हमको, ए और बी आर में है, बी और सी आर में है, बट ए और सी आर में नहीं है, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सोच के, काउंटर एग्जाम्पल सोच के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम इस तरह क्वेश्चन क्यूब में भी है, आप बुक में देख सकते हो। तो बुक वाला जो क्यूब वाला क्वेश्चन है वो भी इस तरह के सोच के आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन हमारे पास है यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, और डिफाइन किस पे है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4 5, इस तरह के नंबर है सारे। ठीक है, अब जो रिलेशन है हमारे पास वो कैसा है, ए कोमा बी, ए ग्रेटर देन रिलेशन है, तो मतलब ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन है हमारे पास। तो ये रिलेशन है, और सेट कौन सा है, एन। इसका मतलब यहाँ पे जो ए और बी बन रहे हैं वो हम कहाँ से बन रहे हैं, कहाँ से लेंगे, सेट ऑफ नेचुरल से। तो दिक्कत इसमें भी यही आ रही है, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो बहुत सारे एलिमेंट बन जाएंगे, लिख ही नहीं पाऊंगा। तो हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हमने करना, शो क्या करना है, शो दैट दिस इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, मतलब ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 एन को बिलोंग करता है, तो 1 कोमा 1 जो है वो आर में होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी तो यही कहती है। बट 1 तो 1 के इक्वल है, 1 1 से बड़ा थोड़ी है, तो इसका मतलब 1 कोमा 1 तो आर को बिलोंग करता ही नहीं। तो सीधा यहां से पता लग गया कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ इस पे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए हमें क्या शो करना होता है, ए कोमा बी अगर आर में है तो आर को बी कोमा ए आर में होना चाहिए, बी कोमा ए आर में होना चाहिए। अब ए कोमा बी अगर आर में है तो इसका मतलब ए बी से बड़ा होगा। तो अगर ए बी से बड़ा है तो बी ए से बड़ा कैसे हो सकता है, ठीक है ना।
ए जो है वो बी से बड़ा है, इसका मतलब बी छोटा हो गया ए से, तो ये तो कंडीशन होल्ड ही नहीं करेगी। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। चाहे तो हम इसका काउंटर एग्जांपल भी दे सकते हैं, देखो, क्योंकि ऐसा कोई ऑर्डर पेयर लो जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे कि अगर मैंने ये ले लिया, देखो 4,1, 4,1 आर में है। क्यों आर में है? क्योंकि 4 जो है 1 से बड़ा है। तो क्या 1,4 आर में होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पहला नंबर है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो एक जो है वो 4 से बड़ा होना चाहिए, बट एक 4 से बड़ा है ही नहीं, तो इसलिए इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। हमें शो करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए अब जब भी, जैसे हमने उसमें भी पहले भी बता रखा है तुम्हें, ट्रांजिटिव में लिए क्या करना होता है, इसमें हमें शो करना होता है ए कोमा बी अगर आर में है और बी कोमा सी भी आर में है, तो हमें क्या शो करना है इसमें, ए कोमा सी आर में है। तो अब इसको शो करना है कि ट्रांजिटिव है ये। तो जब भी शो करने वाली चीज होगी तो काउंटर एग्जांपल नहीं चलेगा, फिर हमें प्रूव करना है इसको। तो प्रूव करने के लिए ये सारी गिवन है हमारे पास चीज और ये प्रूव करना है। तो एक बार गिवन लिख देते हैं सारा। तो गिवन क्या है, क्योंकि ए कोमा बी आर में है तो इसका मतलब ए बी से बड़ा है। इस तरह से बी कोमा सी आर में है तो इसका मतलब बी सी से बड़ा है। तो ए बी से बड़ा नंबर है और बी सी से बड़ा नंबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी। तो ए ग्रेटर देन सी का मतलब क्या हो गया, ए कोमा सी आर आर को बिलोंग कर गया। ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हेंस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि दिस रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट 1 2 3 4 5, और रिलेशन हमारे पास ये डिफाइंड है ए कोमा बी ए माइनस बी मोड ऑफ ए माइनस बी डिविजिबल बाय 2 इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे एन आएगा, एन इक्विवेलेंस रिलेशन, राइट ऑल दी इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। इसको हम बाद में देखते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस को। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, अगर तीनों हो जाए रिलेशन तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें प्रूव करना है कि ये चीज तीनों है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे जाते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना होता है? अब देखो इसमें इस सेट में एलिमेंट्स कम है, 1 2 3 4। जो हमने पहले क्वेश्चन किए थे उसमें काफी सारे नंबर्स थे सेट में, नेचुरल नंबर था, रियल नंबर में था। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में आसानी से बना सकते हैं। तो हमारे पास जो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो दे रखी है ए कॉमा बी सच दैट मोड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना के देखते हैं, अगर इसमें ज्यादा एलिमेंट आएंगे आ जाते हैं तो हम इसको प्रूव भी कर देंगे। तो पहले देखते हैं कि इसके आर में क्या क्या आ रहा है। तो a माइनस बी यानी कि हमें a और b ऐसे भरने हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो आए वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो सपोज मैंने सबसे पहले a की जगह 1 भर दिया, a की जगह मैंने 1 भर दिया, तो 1 के साथ मुझे ऐसा नंबर लेना है कि डिफरेंस लेके 2 से डिवाइड हो जाए। तो 1 के साथ 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कि जीरो जीरो हो गया डिफरेंस, वो डिविजिबल बाय 2 है। 1 के साथ 2 नहीं आएगा क्योंकि डिफरेंस 1 आ जाएगा। 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 भी नहीं आएगा। 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस टू इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, इसका उल्टा भी हो जाएगा क्योंकि मोड में बोला है उसने, मतलब पॉजिटिव नंबर आए या माइनस नेगेटिव आए, दोनों 2 से डिविजिबल होने चाहिए।
तो 1,3 3,1 दोनों आ जाएंगे। अब 1 के साथ 4 नहीं आ सकता, 5 आ जाएगा। 1 के साथ 5 और 5 के साथ 1 भी आ जाएगा। अब 2 से शुरू करते हैं। 2 के साथ देखो क्या क्या आएगा। तो 2 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 नहीं आएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा। तो 2,4 और 4,2 ये आ जाएंगे। इसी तरह से 2 के साथ 5 वो भी नहीं आएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट 3 पे। तो 3 के साथ 1 भी नहीं आएगा, 3 के साथ 2 भी नहीं आएगा, 3 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 4 नहीं आएगा, 3 के साथ 5 आ जाएगा, और इसके साथ 5 3 भी आ गया। ठीक है, अब आ जाओ 4 पे। 4 के साथ ना तो 1 ना तो 2 आ जाएगा, 4 के साथ 2, बट 4,2 तो हम लिख ही चुके हैं पहले से ही, ये देखो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसको मैं काट देता हूँ। हाँ जी, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद 5 के साथ 3 के साथ 5 हो गया। 4 के साथ हम चेक कर रहे थे, 4 के साथ 1 नहीं आएगा, 4 के साथ 2 ये हम लिख चुके हैं, 4 के साथ 3 नहीं आ सकता, 4 के साथ 4 ये आएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 5 नहीं आ सकता। अब आ जाओ 5 पे। 5 के साथ 1 ये आएगा, बट 5 के साथ 1 हम लिख चुके हैं पहले से ही। 5 के साथ 2 नहीं लिख सकते, 5 के साथ 3 लिख सकते हैं, बट ये भी हम लिख चुके हैं पहले। और 5 के साथ 3 4 5,5 रह गया, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो ये एलिमेंट आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो अभी भी हमें दिख रहा है कि हमें चेक करने में दिक्कत आएगी इसमें, क्योंकि एलिमेंट काफी ज्यादा हो गए हैं। तो क्यों ना हम इसको प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करना ठीक रहेगा हमारे लिए। हमें इसमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तीनों प्रूव करने हैं हमें इसमें। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना होता है कि हमारे पास जो सेट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये शो करना होता है कि अगर ए कोमा ए आर में है, ए कोमा ए आर में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस लेते हैं ए माइनस ए, तो ये तो 0 आ जाएगा। तो 0 इज डिविजिबल बाय 2, 0 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या शो करना होता है, ए बी अगर आर में है तो हमें शो करना है बी कोमा ए आर में है। तो यहां से हम शुरू करेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। तो ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ 2 के टाइम्स। तो यहां से हमें क्या शो करना है, बी माइनस ए का मोड भी डिविजिबल बाय 2 है। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कोमा ले लूँ तो बी माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 के। ठीक है, और माइनस तो बाहर से आता ही नहीं मोड के, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ बी माइनस ए का मोड इज इक्वल टू 2 के। तो इसका मतलब बी माइनस ए का जो मोड है वो भी ट्वाइस और 2 टाइम्स के है, और के यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से, दिस इंप्लाइज ए कोमा बी आर में है, तो यहाँ से ये भी प्रूव हो रहा है कि बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव। इसको भी हम प्रूव करेंगे। ए कोमा बी आर में है एंड बी कोमा सी आर में है। तो हमें प्रूव क्या करना है,
टू प्रूव कि ए कोमा सी आर में है, ये प्रूव करना है। तो फिर से ये चीज गिवन है सारी की सारी, और ये हमें प्रूव करनी है। तो ए कोमा बी आर में है, इसका मतलब मोड ऑफ ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं कि ये जो नंबर है 2 से डिविजिबल है, तो 2 टाइम्स के लिख दिया इसको, के इज एनी इंटीजर, एंड बी माइनस सी भी बिलोंग्स, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी माइनस सी का मोड भी 2 का मल्टीपल है, तो मैं इसको 2 टाइम्स एम लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं ए माइनस बी को लिख सकता हूं प्लस माइनस 2 के, एंड बी माइनस सी को लिख सकता हूं प्लस माइनस 2m। तो मैंने इसको मोड इसलिए हटाया क्योंकि मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मुझे a माइनस सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना होगा। तो मैं a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर देता हूं, तो ये कट गया, तो प्लस बी माइनस बी कट गया, तो यहाँ पे क्या मिला, a माइनस सी, वो जो आ रहा है प्लस माइनस 2 के और प्लस माइनस 2m। ठीक है, तो ये नंबर चाहे प्लस माइनस आप कुछ भी केस ले लो, चाहे एक प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, चाहे दोनों प्लस ले लो चाहे दोनों माइनस ले लो, तो हमेशा जो नंबर आएगा ये 2 से डिविजिबल होगा। तो यहां से प्रूव हो गया कि मोड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां से प्रूव हो गया कि a कॉमा c बिलोंग्स टू r, hence r is transitive, hence r is transitive। इसमें बताना है इक्विवेलेंस क्लासेस। अब ये इक्विवेलेंस क्लासेस क्या चीज है, इस पहले सेट को देखते हैं। सेट हमारे पास क्या है, ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। इक्विवेलेंस में करना क्या होता है कि इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो हमें वो एलिमेंट इकट्ठे करने हैं जो 1 से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो हमें वो एलिमेंट यानी कि ए एलिमेंट्स इकट्ठे करने हैं जो 1 से रिलेटेड हो। तो इसका मतलब 1 से रिलेटेड कब होगा, जब a माइनस 1 का जो मोड होगा वो क्या होगा, इज डिविजिबल बाय 2 होगा, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे दूसरा एलिमेंट 1 है, तो मैं a की जगह पे कौन कौन से एलिमेंट भर सकता हूँ जिससे मोड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल बाय 2 आए। तो शुरू करते हैं। तो देखो इसमें a की जगह पे मैं 1 भर सकता हूँ, इसको यहाँ पे ध्यान दो, a माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो एक तो इसके अंदर आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 1 पुट करोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और 0 इज डिविजिबल बाय 2। इसके बाद यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 हो गया, एक तो डिविजिबल बाय 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं आएगा। अच्छा 3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 4 रखूंगा, 4 माइनस 1 3, वो भी 2 से डिविजिबल नहीं है, और 5, 5 माइनस 1 4 वो है, तो 1 3 5 ये आ गया। ठीक है, तो एक की इक्विवेलेंस क्लास में 3 एलिमेंट आ गए, एक तो एक खुद ही आ गया, एक 3 आ गया, एक 5 आ गया। अब ऐसे ही हम 2 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं, 2 में तो 2, अब हमें वो एलिमेंट ढूंढने हैं ए जो 2 के साथ रिलेटेड है, यानी कि मोड a माइनस 2 इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या क्या आएगा, 2 के साथ तो 2 तो आ ही जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है, 3 माइनस 2 नहीं आएगा, 4 माइनस 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एक, तो 5 नहीं आ सकता क्योंकि 5 माइनस 2 3 होता है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इक्विवेलेंस क्लास बन रही है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 1 3 5, और दूसरी इक्विवेलेंस क्लास क्या है, 2 4। इक्विवेलेंस क्लास की एक खास बात होती है कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस के सेट बनते हैं वो हमेशा डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। देखो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है,
दूसरी चीज, अगर मैं इन दोनों की यूनियन कर दूं, अगर मैं इन दोनों की यूनियन कर दूं तो पूरा का पूरा सेट ए बन जाना चाहिए। वो बन रहा है देखो, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब यही दोनों हमारे पास क्या है, इसकी इक्विवेलेंस क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो सेट दिया हुआ है की बार वो n क्रॉस n दे रखा है। नॉर्मली हमें सेट n दिया होता था, जैसे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो सेट दे रखा है वो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में दे रखा है, यानी कि n क्रॉस n का मतलब इसमें इस तरह के एलिमेंट होंगे, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। 1 1 1 2 2 3 3 2 3 2 3 5। इस तरह से हम एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे और वो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स बनेंगे, उनकी हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमें शो करना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब हमें ये शो करना है कि ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। और जो डिफाइंड है ए बी रिलेटेड टू सी कोमा डी, वो क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये चीज है। तो सब शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या शो करना है, तो इसमें भी हम ऐसे तो प्रूव कर नहीं पाएंगे, एक एक करके एलिमेंट तो प्रूव ही करना होगा इसको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें शो करना है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, ये हमें शो करना है। तो यानी कि हमें शो करना है कि ए कॉमा ए आर में है, इसका मतलब ए, मैं इसको भी ऐसे भी सकता हूँ, ए इज रिलेटेड टू ए, ये शो करना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। अब इसमें जो ए लेना है वो कहां से लेना है, एन क्रॉस एन से। तो हम फिलहाल ए को ले लेते हैं एन क्रॉस एन से। मैंने मान लिया ये, इसको मान लो ए वन कॉमा बी वन मान लेते हैं, ए1 कॉमा बी वन। तो इसका मतलब मुझे क्या शो करना है यहाँ पे कि ए1 कॉमा बी वन इज रिलेटेड टू ए1 कॉमा बी वन, ए1 कॉमा बी वन, ये मुझे शो करना है। तो अब उसके लिए कंडीशन क्या है, ये दोनों एलिमेंट कब रिलेटेड होंगे, तो उसके लिए कंडीशन देखो, ये भी कंडीशन ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। अब ए डी और बी सी मतलब ए की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि एक्सट्रीम जो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट इज इक्वल टू मिडल जो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम नंबर यहाँ पे कौन कौन से हैं, ई वन और बी वन। तो ए वन इंटू बी वन इज इक्वल टू, अब मिडल नंबर कौन से हैं, बी वन इंटू ए वन। तो बी वन इंटू ए वन, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए। फॉर ऑल ए का सिंबल हम ये भी यूज करते हैं, एन क्रॉस एन। तो इसका मतलब यहां से क्या प्रूव हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने शो करना है सिमेट्रिक। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हमें क्या शो करना होता है, ए इज रिलेटेड टू बी, दिस इंप्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। अच्छा, इसको हम पहले क्वेश्चन में हम ऐसे लिखते थे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये एक ही बात है। ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या फिर लिखो ए रिलेटेड टू बी, ये दोनों सेम चीज है। तो ये हमारे पास गिवन है और ये हमने प्रूव करना है, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए इज रिलेटेड टू बी, और ए और बी हमको कहां से लेना है, एन क्रॉस एन थे। सबसे पहले मैं ए को लिख लेता हूं कुछ। ए को मैंने मान लिया ए वन बी वन, और बी को मान लेते हैं ए टू बी टू, ए टू बी टू। तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ए वन कोमा बी वन रिलेटेड है ए टू बी टू से। ठीक है, और मुझे शो क्या करना है, जो टारगेट है हमारा वो ये है कि ए टू कोमा बी टू इज रिलेटेड टू ए वन कोमा बी वन, ए वन कोमा बी वन।
ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं यहाँ से। तो फार्मूला क्या कहता है, ये दोनों रिलेटेड कब होंगे, जब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इनटू मिडल की इज इक्वल टू मिडल की प्रोडक्ट। तो एक्सट्रीम नंबर कौन से हैं, A2 B2, ए नहीं A1 B2 इज इक्वल टू मिडल नंबर कौन से हैं, ये B1 A2 B1 A2। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चीज भी यहाँ पे होल्ड कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, A2 B1 इज इक्वल टू एक्सट्रीम की प्रोडक्ट और इज इक्वल टू B2 इंटू, यहाँ पे हमारा A1 है, B2 इंटू A1। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे A1 B2 और B1 A2, B2 A1 और A1 B2 ये दोनों सेम आ रहा है यहाँ पे गिवन में, तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से आर इज क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रूव हो गया, आर इज सिमेट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव पे। हाँ जी, तो ट्रांजिटिव में हमारे पास क्या कंडीशन है, ट्रांजिटिव है ए कॉमा, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ए आर बी से रिलेटेड है एंड बी जो है वो सी से रिलेटेड है। तो हमें क्या शो करना है, ए इज रिलेटेड टू सी। तो सबसे पहले क्योंकि ए बी सी एन क्रॉस एन से है, तो हम पहले ए को, ए और बी सी को डिफाइन कर लेते हैं। तो ए हम मान लेते हैं A1 B1, बी मान लेते हैं A2 B2 और सी को मान लेते हैं A3 B3, A3 B3। ठीक है, तो अब ये चीज हमारे पास गिवन है और ये हमें प्रूव करनी है। तो इसका मतलब जो पहले गिवन है उसको लेके चलते हैं, A इज रिलेटेड टू B। इसका मतलब क्या हुआ, A1 B1 इज रिलेटेड टू A2 B2। ठीक है, तो इसके हिसाब से कंडीशन क्या बनेगी, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी कि A1 B2 इज इक्वल टू मिडल की प्रोडक्ट यानी कि B1 इंटू A2। ठीक है, दूसरा B इज रिलेटेड टू C, दिस इंप्लाइज A2 B2 रिलेटेड टू A3 B3, A3 B3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से कंडीशन क्या बनेगी, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी कि A2 B3 इज इक्वल टू B2 A3, B2 A3, ये मिला हमें। तो अब जो प्रूव करना है उसको टारगेट देखते हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमें टारगेट ये शो करना है कि A इज रिलेटेड टू C। तो हम देखते हैं कि हमें अचीव क्या करना चाहते हैं हम। तो A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यानी कि A1 B1 रिलेटेड टू A3 B3, A3 B3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, मतलब हमारा जो टारगेट है वो ये है, A1 B3 इज इक्वल टू B1 इंटू A3। इस टारगेट को हमने अचीव करना है। अब इन दोनों की हेल्प से अचीव करना है। तो इन दोनों की हेल्प से कैसे अचीव होगा, इसको फिलहाल अभी 1 मान लेते हैं, इसको 2। ये दोनों अचीव करने के लिए क्या करता हूँ, मैं दोनों की प्रोडक्ट कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, यहाँ पे A1 B2 इंटू A2 B3। मैंने क्या करा, लेफ्ट में इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, ऐसी राइट में कर दो इन दोनों की प्रोडक्ट। तो B1 A2 और B2 A3। अब देखो कुछ टर्म्स कटेंगी यहाँ पे, वो देखते हैं कौन सी कट रही है। सबसे पहले A2 से A2 कट रहा है यहाँ पे, और हमारे पास B2 से B2 कट रहा है, ये B2 और यहाँ भी B2। तो क्या मिला यहाँ से, A1 B3 इज इक्वल टू B1 A3। ये देखो ये सेम कंडीशन है ये वाली। तो इसका मतलब इन 1 और 2 की हेल्प से हमने जो प्रूव करना था, जो टारगेट था हमारा ये वाला, ये हमने अचीव कर दिया। तो इसका मतलब हमारी जो कंडीशन है ये वाली, ये ऊपर वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो।
रिलेशंस के। थैंक्स।